नमस्कार। घटना चक्र प्लस वर्कबुक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 2 है। कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में स्टोन एज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम हड़प्पा सभ्यता के पिछले 33 वर्षों के प्रश्नों 1990 से लेकर के 2023 तक का एनालिसिस करेंगे और इसके अंत में आपको वर्कबुक मिलेगी जिसमें लगभग 50 अराउंड क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। अब आप कहेंगे कि यह प्रश्न हड़प्पा का थोड़ा ही है, लेकिन ठीक है, यहां पर रखा गया है तो इसको देख लेते हैं। मानव समाज इसलिए विलक्षण है क्योंकि उसका विकास और उसके जीवन में जो निरंतरता और जो परिवर्तन होते हैं वो मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। जैसे जैसे उसकी अर्थव्यवस्था घुमक्कड़ पशुपालकों से खेतीहर स्थायी जीवन व्यतीत करने वाले समुदायों में आती है, फिर औद्योगिकीकरण होता है, तो ये सब उसके रहन सहन, खान पान, संस्कृति को प्रभावित करते हैं। तो मानव समाज इसलिए विलक्षण है क्योंकि वह अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? सुमेरियन, वैदिक, मेसोपोटामिया या सिंधु घाटी सभ्यता? तो सुमेरियन और मेसोपोटामिया भारत के बाहर इजिप्ट और इराक वाले इलाके में बसी हुई सभ्यताएं थीं। समकालीन थीं, हड़प्पा से पहले से थीं और समकालीन भी थीं। वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद डेवलप हुई, तो इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला नाम है। जब हड़प्पा की खोज हुई, मोहनजोदाड़ो की खोज हुई, चनहुदड़ो, आमरी, कोटदीजी, ये सब स्थल एक ही इलाके में पाए गए, अर्थात सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए। तो इतिहासकारों को ज्यादा समस्या नहीं हुई कि ये एक ऐसी सभ्यता है जो सिंधु नदी घाटी में डेवलप हुई। समस्या तब आई जब इस सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी के दायरे से बाहर निकल गया, और जब बाहर निकल गया तो इतिहासकारों ने एक परंपरा का पालन किया कि जहां पर पहली बार इस सभ्यता की जानकारी मिली उस जगह के नाम पर इस सभ्यता का नामकरण कर देते हैं, और वो पहली जगह थी हड़प्पा। तो यहां से हमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इसका सही उत्तर है। और यहां से एक प्रश्न और मिल रहा है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रतिनिधि नगर है, सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल है जहां से इस सभ्यता की जानकारी मिलती है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगर कभी प्रश्न आए आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा की सभ्यता। थर्ड क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किस युग से संबंधित है? तो हम जानते हैं प्रागैतिहासिक युग, अर्थात जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है, लेकिन सिंधु सभ्यता का लिखित विवरण मौजूद है। तो फिर ऐतिहासिक युग होना चाहिए, लेकिन हम इसको ऐतिहासिक युग में भी नहीं रख सकते, उत्तर ऐतिहासिक में भी नहीं रख सकते। आद्य ऐतिहासिक युग इसका सही उत्तर है, क्योंकि एक सभ्यता जिसके पास लिपि है, जो लिखना जानती है, लेखन कला है जिसके पास, लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, तो ऐसे युग के लिए, ऐसी सभ्यता के लिए, ऐसे समय के लिए हम आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक एरा की बात करते हैं। तो सही उत्तर है आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? बहुत स्पष्ट है कि सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य जो थे वो ग्रामीण जीवन में थे, इसलिए हम इसको आर्यों से अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि, तांबा, नगर नियोजन या मृदभांड? तो सिंधु घाटी सभ्यता लिपि के मामले में, तकनीकी मामले में, नगर नियोजन के मामले में निश्चित तौर पर आर्यों से ज्यादा विकसित थी। लेकिन जो मृदभांड हैं, तो काले और लाल रंग के मृदभांड
जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। काले और लाल रंग के मृदभांड आर्य सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में पाए गए हैं, लेकिन धूसर और चित्रित मृदभांड जो कि आर्यों के खास प्रकार के मृदभांड हैं और वो वैदिक सभ्यता से पहले कभी नहीं पाए गए, तो इसलिए मृदभांड सही उत्तर है। यहां पर फिर एक प्रश्न आ गया कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से कैसे भिन्न थी। तो सिंधु के पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। लिपि जल्दी ही आर्यों ने भी डेवलप कर ली थी, लेकिन उनकी लिपि चित्रलेखीय नहीं थी। और यहां पर अंतर ही पूछा जा रहा है, कैसे दोनों सभ्यताओं में अंतर था। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। अभाव शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल सही है। लोहे की जानकारी नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता के पास। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें ए, बी, सी तीनों ही उत्तर सही हैं, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। सिंधु घाटी संस्कृति नगरीय थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता के पास शुरुआती दौर में लिपि नहीं थी। आगे चल करके उनकी लिपि ब्राह्मी लिपि, वो भाव चित्रात्मक नहीं है। वैदिक सभ्यता के लोगों ने जल्दी ही लोहे की खोज कर ली। सिंधु घाटी सभ्यता के दीर्घकालीन जीवन में लोहे का कोई प्रमाण नहीं है, ना तो अर्ली हड़प्पन साइट से और ना ही लेटर हड़प्पन साइट से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए, हड़प्पा संस्कृति की लिपि तो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो जो पुरावशेष मिले हैं, जो खुदाई में वस्तुएं मिली हैं, उनसे ही हम हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो पुरातात्विक खुदाई। फिर यही प्रश्न, कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई, क्योंकि शिलालेख जैसा वहां से कुछ मिला नहीं है। मिल भी जाता तो अभी तक उसकी लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं। ग्रंथ जैसा कुछ नहीं मिला है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? अब यहां पर देखिए, वही प्रश्न है लगभग, लेकिन थोड़ा सा बदल गया है, उत्तर बदल गए हैं। यहां पर खुदाई या पुरातात्विक खुदाई जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ ऑप्शन है मोहरें, मंदिर, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, लिपि। हमें मंदिर जैसी किसी संरचना के प्रमाण तो नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। हाँ, मोहरें मिली हैं, लिपि के प्रमाण मिले हैं, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार भी मिले हैं। लेकिन सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता कैसी थी, जो भी एक आकलन हम कर पाए हैं, वो मोहरों के ऊपर जो चित्रांकन किया गया है, उन मोहरों से कर पाए हैं। तो पुरातात्विक खुदाई में जो मोहरें मिली, वो मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी देने का सबसे प्रमुख स्रोत है। खासतौर पर उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में मोहरें बहुत जानकारी देती हैं। 10वां प्रश्न। अब 10वां प्रश्न जो है वो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों के विचार हैं, और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो एम रफीक मुगल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। यही उत्तर गलत है, क्योंकि आप देखिए, एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। अर्थात उन्होंने इसको एक नेटिव या एक देसी सभ्यता माना, ना कि विदेशी। जे.एच. मैके ने हड़प्पा सभ्यता को विदेशी ओरिजिन का माना था। उन्होंने कहा था कि सुमेरिया से लोगों का पलायन हुआ। मार्टिमर व्हीलर भी विदेशी मत के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का माइग्रेशन हुआ। अमलानंद घोष के आगे लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। अब यहां पर क्या अमलानंद घोष के ऊपर कोई अतिरिक्त जानकारी है?
मैके का है, गार्डन और व्हीलर का है, अमलानंद घोष। अब देखिए अमलानंद घोष में यही वाला स्टेटमेंट लिख दिया गया है यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो मैं आपको बताता हूं कि अमलानंद घोष ने सोथी संस्कृति के ऊपर बहुत काम किया था और उनका मानना था कि सोथी संस्कृति ही और उसके आसपास का क्षेत्र, कालीबंगन और उसके आसपास, हड़प्पा सभ्यता में कन्वर्ट हुए। तो अमलानंद घोष, सोथी संस्कृति, ध्यान रखिएगा ये। इसके बाद तो यहां से कई प्रश्न निकल सकते हैं, इनमें से कुछ भी अलग से भी पूछा जा सकता है, और अमलानंद घोष और सोथी संस्कृति आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए यहां पर हमारे पास मैचिंग में है, आर्कियोलॉजिस्ट या उत्खननकर्ता वो लोग जो इन स्थानों की खुदाई से, खोजबीन से जुड़े रहे हैं। इसमें हड़प्पा का तो एक ही स्थल है, सिर्फ हड़प्पा है, और हड़प्पा के साथ नाम जुड़ा हुआ है दयाराम साहनी का, वर्ष भी दिए गए हैं कि कब। बाकी 3 जो स्थल हैं, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी, ये गैर हड़प्पाई स्थल हैं, आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। तो हस्तिनापुर के साथ बीबी लाल का नाम जुड़ा हुआ है, तक्षशिला के साथ जॉन मार्शल का नाम जुड़ा हुआ है। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में स्थित एक शहर है, एक नगर है, और मान्यता है कि तक्ष ने इसको शिलाओं से बनाया था। कौशाम्बी, एनजी मजूमदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, निश्चित तौर पर हड़प्पा संस्कृति से प्राचीन हमारे पास कुछ नहीं है फिलहाल, और हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता थी। हमें चांदी के जेवर मिले हैं, चांदी के बर्तन भी मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगहों से मिले हैं। संभवतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी निकला करती थी उस दौर में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? देखिए इस तरह के प्रश्न कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो सामान्य तौर पर लाल और काले रंग के हैं, और जो हड़प्पा की विशिष्ट पहचान है वो गुलाबी रंग, पिंक कलर पॉटरी है। तो चूंकि यहाँ पर गुलाबी नहीं है इसलिए कोई समस्या नहीं, लाल। हाँ, प्रश्न होता कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की गई है, तो फिर ऑप्शन हो जाता जो कि यहाँ पर नहीं है, काला। लाल रंग के बर्तन जिनके ऊपर काले रंग से चित्रकारी की गई। काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? अब यहाँ पर एक शब्द है पूर्व आर्य, और जब हम पूर्व आर्य या प्री आर्यन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारे सामने आ जाती है। वहां पर मूर्ति पूजा प्रचलित थी, ऐसा बहुतायत में हमें वहां से मूर्तियां मिली हैं, मोहरें मिली हैं। उन मोहरों के ऊपर कुछ इस प्रकार के चित्र हैं जिनसे पता चलता है कि किसी न किसी प्रकार से मूर्ति पूजा होती थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा, इन सबका अंकन मिलता है। कारण स्पष्ट नहीं है क्या है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरें हैं, जो टेराकोटा कलाकृतियां हैं, उन पर गाय का अंकन नहीं हुआ है। वृषभ का, कुबड़ वाले सांड का अंकन हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन गाय का अंकन नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं? चन्हुदड़ो हम जानते हैं हड़प्पा स्थल है, कोटदीजी भी हड़प्पा स्थल है, देसलपुर भी हड़प्पा स्थल है। चन्हुदड़ो और कोटदीजी सिंध में है और देसलपुर कच्छ में, गुजरात में है। सोहगौरा हड़प्पाई स्थल नहीं है। सोहगौरा उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के किनारे है। यहां से एक मौर्यकालीन
ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिससे मौर्य काल में अकाल के समय सरकारी सहायता किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 17 मैच करना है। हड़प्पा के 4 स्थल हैं और वहां की क्या फाइंडिंग्स हैं, वहां से क्या पुरातत्वीय खोज हुई है। आप देखेंगे ये कई बार रिपीट होगा प्रश्न। तो लोथल प्रसिद्ध था गोदीबाड़ा के लिए। गोदीबाड़ा बोलते हैं जहां पर जहाज, पानी के जहाज, नाव आकर के रुकते हैं। सी पोर्ट या पोर्ट, बंदरगाह भी बोलते हैं। तो लोथल में हमें बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से एक जुता हुआ खेत मिला है। इसके अलावा आप देखिए धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह मिले हैं। हम उसको एक शिलालेख मान सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि शायद वो धौलावीरा का जो मुख्य द्वार था उसके ऊपर लगाया गया था वहीं, क्योंकि वो गिरा हुआ मिला। तो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। ये जो स्थल आ रहे हैं हड़प्पा काल के, चाहे लोथल हो, चाहे बनावली हो, या यहाँ पर आपने देखा था देसलपुर था, सुरकोटता था, आपको इनकी लोकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर है। जैसे लोथल खंबात की खाड़ी के पास गुजरात में, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, धौलावीरा गुजरात में है। इस तरीके से बनावली हरियाणा। ये देखिए रिपीट हो गया। जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है, यहाँ पर भी था कालीबंगा। तो जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई, कालीबंगा से। फिर ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ। 2005 में आया था, 2020 में बिहार में आया, आईएएस में 2002 में आया था। तो ये एक ही प्रश्न रिपीट हो रहा है, जुते हुए खेतों के निशान। फिर से यहां पर देखिए आप, जुता हुआ खेत फिर आ गया कालीबंगा से। गोदी यानी कि बंदरगाह फिर से आ गया। इस बार 2 नए फैक्ट आ गए। एक तो समाधान R37 और एक नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति तो पूरे भारत और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई है। हड़प्पा सभ्यता के लिए वो प्रतीक बन गई है। कहां से मिली थी, मोहनजोदाड़ो से। और समाधान R37 हड़प्पा से मिला था। हड़प्पा समाधान R37 कब्र है। मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति, लोथल कालीबंगा हम पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद 4 नगरों के नाम दिए गए हैं और अगेन सिर्फ एक हड़प्पा कालीन है, हड़प्पा। बाकी 3 गैर हड़प्पाई नगर हैं। मैच करना है किन नदियों के किनारे हैं। तो हड़प्पा निश्चित तौर पर रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर गंगा के किनारे है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है। पैठन गोदावरी के किनारे है। आपको इनके राज्य भी देख लेने चाहिए कि हस्तिनापुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। नागार्जुन कोंडा कहाँ पर है, पैठन कहाँ पर है। पैठन आगे चल करके सातवाहन काल में राजधानी के तौर पर भी दिखेगा और नागार्जुन कोंडा भी अपने स्तूपों की वजह से नाम कमाएगा। इसके बाद आप देखिए फिर एक प्रश्न आ गया है, हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां और नदी। तो इसमें हड़प्पा है, इसमें कालीबंगा है, इसमें लोथल है और इसमें रोपड़ है। और मैच करने को कहा गया है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। एक बहुत ही पॉपुलर पैटर्न कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख 15-20 साइट्स हैं, नगर हैं, उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि वर्तमान में वो किस राज्य का हिस्सा है, किस जिले में है और किस नदी के किनारे हैं। या अगर वो समुद्र तट पर है तो बंदरगाह नगर है, जैसे कि लोथल था, कुंतासी था। तो हड़प्पा पहले भी पूछा जा चुका है, रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी और रोपड़ सतलुज नदी। फिर ये प्रश्न आप देखिए लगातार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, टाइप्ड है थोड़ा, नए नए प्रश्न, बहुत वैरायटी नहीं है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, रावी नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है,
मोहनजोदड़ो। क्या महान स्नानागार से और भी प्रश्न आ सकते हैं? बिल्कुल। इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई पूछी जा सकती है, दिशा पूछी जा सकती है, उत्तर से दक्षिण। जब ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था प्रारंभिक परीक्षा में, 120 प्रश्न पूरे सब्जेक्ट के आते थे, तो यहां तक पूछा गया था कि बताइए इस महान स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियां किस दिशा में थी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से। तो महान स्नानागार के बारे में आप और भी फैक्ट इकट्ठा कर सकते हैं। यहां से आपको अतिरिक्त जानकारी मिल रही है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और, ठीक है ना, कितनी थी। विशाल स्नानागार फिर रिपीट हो गया, कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? नाव के चित्र मोहरों के ऊपर या फिर पकी हुई मिट्टी के बने हुए खिलौने टाइप के? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव के चित्रयुक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। आगे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए जाना जाता है और उस नगर योजना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व था नालियों की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम। अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी और उत्तर में दोनों ऑप्शन हो, नगर नियोजन और साथ में अलग से दिया गया हो ड्रेनेज, तो ड्रेनेज के ऊपर टिक कर दीजिए, वो ज्यादा सही उत्तर होगा। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे। बिल्कुल थे। सिंधु घाटी सभ्यता का न सिर्फ आंतरिक व्यापार यानी कि सिंधु घाटी के जो नगर थे उनके बीच में, बल्कि विदेश व्यापार इजिप्ट से लेकर के इराक तक के इलाकों में हमें इसके प्रमाण मिले हैं। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जिस बड़े स्केल पर मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, तो माना जा सकता है कि उनका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। ये लोग लोहे से परिचित थे? नहीं। सिंधु घाटी के लोग धातु युग में थे, नवपाषाण युग के थे, तांबे से परिचित थे, टिन से परिचित थे, तांबे में टिन मिला करके ब्रॉन्ज, कांसा बनाना जानते थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। ये पहले भी आ चुका है फैक्ट। तो इसका आंसर हो गया डी, कि लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? पहला पॉइंट, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। ये पूछ रहा है क्या सही नहीं है। जब आप उत्तर देने के लिए पेन उठाएं तो सावधानी से पढ़ें कि पूछ क्या रहा है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। ये नहीं बहुत गड़बड़ कर देता है। तो प्रश्न ये है कि सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था? नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में एक सामान्य आकार था ईंटों का, 4-2-1, लेकिन हमें अन्य इससे बड़ी और इससे छोटी ईंट भी मिली है। साथ ही साथ हमें अलंकृत ईंट भी मिली है फ्लोर के लिए। हमें एल शेप ईंट भी मिली है कॉर्नर पर लगाने के लिए। तो कालीबंगन से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, चनहुदड़ों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ये अलग से भी जानकारी परीक्षा में आ सकती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, मुख्यतः सभी घर एक मंजिल ही बनाए जाते थे। हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं कि 2 मंजिला घर भी होते थे। तो सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं, तो लगता है कि 2 मंजिला घर भी होते थे। तो दूसरा पॉइंट भी गलत है। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। ये ठीक है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों की औसतन चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। प्रश्न संख्या 29, सिंधु सभ्यता किस बात के लिए जानी जाती है? मिलते जुलते से प्रश्न। अपने नगर नियोजन के लिए? बिल्कुल। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए? ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए? सिंधु घाटी सभ्यता में यहां पर हम देख रहे हैं कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। बिल्कुल, लेकिन इनका कृषि संबंधी कार्य भी बहुत अच्छा था। भले ही ये वर्ष में एक ही फसल ले पाते हो, लेकिन कृषि संबंधी जानकारी इनकी अच्छी थी। अपने उद्योगों के लिए? उद्योग, बिल्कुल। चाहे वो, अगर सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगरीकरण का एक प्रमुख लक्षण होता है
अलग अलग कार्य को अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाना प्लस औद्योगिकरण। तो कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य, ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने, डिफरेंट टाइप के टूल्स। जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है कि औजारों से लेकर के, बर्तनों से लेकर के नगर योजना तक में काफी एकरूपता है। तो वो उसके लिए बुनियादी उद्योग बहुत जरूरी हैं, तांबा, ये सब। तो ऑप्शन इसमें डी की चारों ही पॉइंट सही हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 30। 4 स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके राज्य दिए गए हैं और पूछा गया है किसका सुमेल नहीं है। तो आलमगीरपुर हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हिंडन नदी के किनारे। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 15-20 नगरों की लोकेशन याद कर लें, उनकी नदियां याद कर लें और एक एक दो दो जो वस्तुएं वहां से प्राप्त हुई हैं, तो बहुत सारे प्रश्न इस पर बेस्ड हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा नहीं है? अब हमने अभी ऊपर देखा कि कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। हुलास कहाँ है? हुलास भी गुजरात में है। नहीं, हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। यहां से चावल के प्रमाण भी मिले। आलमगीरपुर भी उत्तर प्रदेश में है, तो सही ऑप्शन हो जाता है आलमगीरपुर और हुलास। प्रश्न संख्या 32। वही प्रश्न चल रहे हैं लगातार मैचिंग के। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल कई बार आ चुका है, लेकिन जो बाकी है, कालीबंगा भी कई बार आ चुका है। राखीगढ़ी पहली बार आ रहा है हरियाणा में। भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी ही है। डाबरकोट। जो भी नया शब्द आ जाए आपको उसकी लोकेशन खोजनी चाहिए, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। अगेन मैचिंग आ गई। आलमगीरपुर पहले आ चुका है, बनावली पहले आ चुका है, राखीगढ़ी अभी आपको मैंने बताया कि ये हरियाणा में है। और भारत का सबसे बड़ा स्थल है हिसार जिले में घग्गर नदी। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। दायमाबाद यहां पर नया शब्द है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत। अगर आप हड़प्पा संस्कृति के चारों दिशाओं में जो सबसे सुदूर स्थल हैं उनको तैयार कर लेते हैं तो इस तरह के प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आलमगीरपुर, यहां देखिए हड़प्पा सभ्यता के चारों स्थल दे दिए गए हैं, यानी कि चारों कॉर्नर्स पर जो स्थल हैं। सबसे पश्चिम में सुतकांगे डोर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ये दास्क नदी के किनारे है। पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे मेरठ के पास। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के किनारे। और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र। तो यहां से अभी ये प्रश्न और आ सकते हैं। इसके बाद फिर लोकेशन आ गई। मांडा अभी ऊपर आ चुका है, हमने देखा मांडा महाराष्ट्र में है, सॉरी मांडा जम्मू कश्मीर में है। यहां पर मांडा आया था। सबसे उत्तरी पूरा स्थल है जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद सबसे दक्षिणी है, महाराष्ट्र में है। कालीबंगा पीछे कई बार आ चुका है, राजस्थान में है। राखीगढ़ी भी पीछे अभी देखिए यहीं पर आया था, राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 तक हम आ चुके हैं और कई प्रश्न अब रिपीट होने लगे हैं। प्रश्न संख्या 36। मैं सारे प्रश्न ले रहा हूं, आपको बार बार चीजें याद हो जाएंगी। कुछ नए हड़प्पा स्थल 2020 में पूछे गए थे, किताबों में थे, परीक्षा में पहले नहीं आए थे। जैसे मांडा और हुलास पहले पूछे जा चुके थे, तो जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर किया था 2020 से पहले का, उनको पता था कि मांडा सबसे उत्तरी स्थल है, जम्मू कश्मीर में है। हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। बालू और पाडरी पहली बार पूछे गए थे, तो बालू जो है वो हरियाणा में है और पाडरी जो है वो गुजरात में है।
तो ये दो नए स्थल 2020 में पहली बार पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 37, अगेन 4 साइट देकर के पूछा जा रहा है कि सिंध में कौन कौन है। हड़प्पा पहले पूछा जा चुका है, मोहनजोदड़ो पूछा जा चुका है। तो हड़प्पा हमें पता है कि पंजाब में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है, चन्होदड़ो सिंध में है, सुरकोटड़ा गुजरात। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो चन्होदड़ो सिंध में, सुरकोटड़ा भारत के गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 38, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत आसान लगेंगे अब आपको। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चन्होदड़ो का उत्खनन किसने किया था या किसके निर्देशन में किया गया था। तो J.H. मैके। देखिए, उत्खननकर्ता कभी पूछे जाते थे 1990 से 2000 के बीच में, लेकिन यहां पर तो ये यूपी लोअर में 2015 में पूछ लिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में एक पैटर्न गैस करना बहुत आसान काम नहीं होता है। तो उत्खननकर्ता 2015 में पूछा गया, J.H. मैके। अब यहां पर चन्होदड़ो की खोज के बारे में एक फैक्ट दिया गया है कि खोज करी थी N.G. मजूमदार ने, और उसके बाद मैके ने भी यहां पर उत्खनन करवाया था। इसमें ऑप्शंस में N.G. मजूमदार नहीं है, J.H. मैके। 4 स्थल दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। हम जानते हैं कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर तीनों भारत में है, उत्तर प्रदेश में और अपने राजस्थान में और गुजरात में। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में है। कालीबंगा, राजस्थान, हनुमानगढ़ कई बार आ चुका है। रंगपुर का प्रश्न पहली बार आया है, 41 क्वेश्चन है, लेकिन ये 1999 में पूछा जा चुका है। रंगपुर सौराष्ट्र में है। पीछे एक साइट आई थी हुलास, सहारनपुर में। तो रंगपुर और हुलास लेटर हड़प्पा काल की साइट्स हैं और दोनों ही जगहों से चावल के प्रमाण मिलते हैं। ये देखिए, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहां से प्राक हड़प्पा और लेटर हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। दधेरी फिर एक नई साइट पूछी गई, दधेरी पंजाब में है। कोटला दधेरी पंजाब में, फतेहगढ़ साहिब जिले में, गोविंदगढ़ के पास। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है। अब कभी पूछ लिया कौन सा पाकिस्तान में है, कौन सा भारत में है। तो हड़प्पा हम जानते हैं पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात भारत में है। लोथल अहमदाबाद जिले में, भोगवा नदी के किनारे पर। यहां तक भी पूछा जा सकता है सरगवल गांव, ये एक आपको फैक्ट मिल रहा है यहां पर कि लोथल किस गांव के पास है, सरगवल गांव के पास। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर है। देखिए, सीधे सीधे लोथल किस नदी पर है ये पूछा जा रहा है। बस थोड़ा सा उलझा दिया गया कि वो हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है। दरअसल चाहे लोथल हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चन्होदड़ो हो, धोलावीरा हो, ये कहना क्या चाह रहे हैं जिसका प्रतिनिधित्व। दरअसल ये सब आधुनिक नाम है, हमें नहीं पता हड़प्पा सभ्यता के लोग लोथल को क्या कहते थे, इसलिए इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल की गई है। भोगवा नदी। और यहां से हमें क्या मिला है, बंदरगाह मिला है गोदी। लोथल कहां स्थित है। लगातार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पोर्ट सिटी, लोथल। सब रिपीट हो रहा है। कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, लोथल। क्या लोथल के अलावा और बंदरगाह नहीं है, और भी बंदरगाह है, लेकिन लोथल सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पक्की ईंटों से बनी इमारत, पूजा स्थल, प्रथम असली मेहराब, कला और वास्तुकला, और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बीपीएससी की खासियत यह है कि वो ई ऑप्शन लगाती है कि कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गड़बड़ा जाते हैं। तो यहां पर हमें कहना पड़ेगा ई, इनमें से कोई नहीं या इसमें से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ई ऑप्शन ना होता तो फिर
कला और वास्तुकला भी उत्तर हो सकता था, पक्की ईंट से बनी इमारत भी उत्तर हो सकती थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी पूजा स्थल जैसे कोई साक्ष्य तो नहीं मिले हैं। मेहराब, असली मेहराब, प्रथम असली मेहराब तो हमें जाकर के सल्तनत काल में देखने को मिलेगी। तो फिर पक्की ईंट से बनी इमारतें भी हैं वहां पर, और कला और वास्तुकला के उदाहरण भी हैं। ये देखिए, प्रथम असली मेहराब बलबन के मकबरे में दिखता है। किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली? देखिए, इस प्रश्न में समस्या है। हमें बनावली हरियाणा और कालीबंगन राजस्थान दोनों ही जगहों से टेराकोटा की हल की प्रतिकृति मॉडल मिला है, और तो यहां पर इस तरह के ऑप्शंस हैं नहीं। तो अगर प्रश्न आ जाता है तो आप बनावली और कालीबंगन याद रखिए। अब जैसे यहां पर देखिए, ये बीपीएससी में पूछा गया था, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, और हमें पता है कि बनावली और कालीबंगन दोनों जगहों से मिला है, तो एक से अधिक आंसर सही है, इसलिए ई ऑप्शन देना पड़ रहा है। कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन है, रोपड़ है, दोनों स्थल पहले आ चुके हैं, लोथल भी आ चुका है, तो हम जानते हैं कि पाटलिपुत्र नहीं है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल, राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है, हरियाणा के हिसार जिले में। इसके अलावा यहां पर आपको अतिरिक्त जानकारी मिल रही है, हड़प्पा सभ्यता के 5 सबसे बड़े स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा। इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेरीवाला पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी और धौलावीरा भारत में है। आप गनेरीवाला को चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान में किस राज्य में। इसके अलावा देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो पूरा स्थल है, ये फिर रिपीट हुआ है, राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 54, चार नदियों के नाम हैं, सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा। और प्रश्न यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे थी? तो हमें सिंधु नदी के किनारे बहुत बड़े पैमाने पर साइट्स मिली हैं। चेनाब, हमारे पास मांडा की जानकारी है। झेलम तो सप्त सैंधव वाला जो क्षेत्र था, लेकिन गंगा उसमें शामिल नहीं है मोटे तौर पर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। देखिए, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ ली जाती, इस तरह के प्रश्नों के जवाब देना बहुत मुश्किल है। कुछ सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियां मिली हैं, बड़े पैमाने पर मात्र देवी जैसी मूर्तियां मिली हैं, तो कोई एक उत्तर देना यहां पर मुश्किल है, एक अनुमान लगाया जा सकता है बस। अगेन, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। दरअसल मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिसके ऊपर योगी की आकृति बनी है, और जॉन मार्शल का कहना है प्रोटोटाइप शिव। जॉन मार्शल ने उस जो आकृति है योगी की, उसकी तुलना लॉर्ड शिव से करी है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देश पर ही दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन शुरू कराया था। यहां पर एक अतिरिक्त जानकारी मिल रही है कि जब खुदाई हुई हड़प्पा की, उससे लगभग 100 साल पहले चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हड़प्पा के टीलों के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन कोई खास नोटिस नहीं किया गया इसका। अगेन रिपीट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का योगदान है? राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगेन आर्कियोलॉजिस्ट का ही नाम पूछा गया है, कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, लोथल। तो हड़प्पा के साथ दयाराम साहनी का नाम दिया गया है, लोथल के साथ एस आर राव का दिया गया है।
और सुरकोटड़ा जेपी जोशी, धोलावीरा बीके थापड़। इसमें धोलावीरा के उत्खननकर्ता आर.एस. बिष्ट हैं। ये तीनों ही जगह बहुत महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस.आर. राव, सुरकोटड़ा जेपी जोशी और धोलावीरा का बिष्ट साहब हैं, ना कि बीके थापड़। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ए कनिंघम। ए कनिंघम का जिक्र हमने स्टोन एज वाले एनालिसिस में भी किया था। इनमें से कौन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो राखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी लिख दिया गया है, के.एन. दीक्षित, एम.एम. वत्स, वी.ए. स्मिथ। तो दयाराम साहनी जो हैं उन्होंने हड़प्पा का खोज शुरू कराई। माधव स्वरूप वत्स संबंधित रहे। यहाँ पर एम.एस. वत्स लिखा गया है, माधव स्वरूप वत्स कभी कभी इस तरह से लिखता है। तो आर.डी. बनर्जी और एम.एस. वत्स, राखालदास बनर्जी और माधव स्वरूप वत्स। इसके अलावा एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरलस्टीन, बहुत सारे लोग, जेपी जोशी। तो वी.ए. स्मिथ जो हैं वो हड़प्पा की खोज से कभी संबंधित नहीं रहे। हमें एक अतिरिक्त जानकारी मिल रही है, वो एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार थे, लेकिन हड़प्पा से उनका संबंध नहीं था। सुरकोटड़ा की खोज किसने करी? तो जगतपति जोशी। यहां पर देखिए आप, कहीं जेपी जोशी का नाम आया था, देखिए जेपी जोशी, तो वही जगतपति जोशी। तो ये भी हो जाता है कि हमने जेपी जोशी एकदम से सिंबल नहीं कर पाते। जगतपति जोशी, जेपी जोशी ने किया था सुरकोटड़ा। इसके बाद प्रश्न यह है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो एक सोर्स दिया गया है ये कहते हुए कि यह प्रश्न कुछ ठीक नहीं है। जय नारायण पांडे की एक पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, उसके हिसाब से सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। आर.एस. शर्मा ने लिखा है कि कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे। तो उस हिसाब से यहां कालीबंगा आंसर सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, नगर संस्कृति। तो सबसे पहले तो देखिए नगर संस्कृति, क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता नगर संस्कृति थी। और उसके बाद फिर वैदिक काल में हमने लोहे का ज्ञान प्राप्त किया, आहत मुद्राओं का चलन हुआ। बहुत बाद में जाकर के सोने के सिक्के अस्तित्व में आए, हिंद यवन शासकों ने जारी किए। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा कि नगर संस्कृति सबसे पहले आएगी, उसके बाद लोहे का हल आ जाएगा, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के आ जाएंगे और सोने के सिक्के आ जाएंगे। 4 अलग अलग संस्कृतियां। अब यहाँ पर बहुत ही बुनियादी प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सोना, चांदी, तांबा और लोहा। हमने प्रागैतिहासिक काल में भी देखा था तांबा। हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला है? लोथल से, गुजरात में है ये। इसमें कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जो पहले ना आया हो। हड़प्पा से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे पर आप आंख मूंद करके टिक कर दीजिए। बाकी हम जानते हैं तांबा, चांदी, सोना। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बार बार इस तरह के प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो आलमगीरपुर हम जानते हैं मेरठ में हिंडन नदी के किनारे है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, सिंधु नदी। बनावली जो है वो घग्गर और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है। ल्यूसेंट वाली वर्कबुक में एक फैक्ट था, रंगोई नदी कि बनावली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल ठीक है, वो घग्गर की सहायक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। बिल्कुल किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। बिल्कुल पता था। अभी इस तरह के प्रश्न हमने पीछे सॉल्व किए कि उनको किन किन धातुओं का पता था और किन किन धातुओं का नहीं पता था।
हमें पता है कि उनको तांबा, चांदी, सोने के बारे में पता था, तो फायदा होता है प्रीवियस ईयर्स का। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है, तो 1 और 2 सही है। यह इसकी व्याख्या है। यहां एक जानकारी मिल रही है अलग से कि सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, ऑक्सफोर्ड सर्कल्स। सड़क के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थीं, जिनको बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ये कथन है, कारण है वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं। ये भी सही है कि खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, लेकिन खुदाई के दौरान प्रकट होने से विलुप्त नहीं हुए। विलुप्त हो गए नगर थे, खुदाई से पता चला, तो दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य चट्टान से बना हुआ एक स्थापत्य का उदाहरण धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है, पहली राखीगढ़ी है। एक शैलकृत जलकुंड, एक बहुत बड़ा वहां पर तालाब मिला है, रॉक कट रिजर्वियर या शैलकृत जलकुंड। धौलावीरा कहां पर है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, गुजरात में है। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? एक नगर, दूसरा नगर, और बीच में एक बहुत बड़ा खाली मैदान है, और ये धौलावीरा की विशेषता है। और कहीं पर इस तरह से बीच में खाली मैदान नहीं मिला है, तो उसको 3 भागों में विभक्त मान लिया गया है, किला, मध्य नगर, निचला नगर। तो मध्य नगर एक खाली मैदान सा है। फिर से यही प्रश्न, किस स्थल पर 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा। कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? एक नगर जिसमें बांध बनाए गए थे, नहरें बनाई गई थी, वहां के कुछ घरों में सीधे रनिंग वाटर की सप्लाई थी। उन्नत जल संचयन, धौलावीरा। बांध थे, नहरें थीं, यही प्रश्न फिर से है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, धौलावीरा। आप समझिए कि शुरुआत में वर्कबुक में मैंने आपको दिखाया कि लगभग 55 क्वेश्चन हैं यहां से, और यहां पर हम लगभग 77 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इसका मतलब ये कि कम से कम 20 प्रश्न ऐसे हैं जो जिनमें दोहराव है, जिनमें रिपीटिशन है। तो जब वर्कबुक बनाई गई तो वो प्रश्न हटा दिए गए। किस स्थल से द्विशव संस्कार, डबल बरियल, एक ही कब्र में 2 लोगों को दफना दिया गया? तो लोथल से 3 ऐसी समाधियां मिली हैं, कालीबंगा से 1 मिली है, राखीगढ़ी से भी मिली है। तो जैसा उत्तर आएगा उस हिसाब से आपको देखना होगा, जैसे विकल्प बनाए जाएंगे ये ध्यान रखिए। लेकिन लोथल से 3, कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण, राखीगढ़ी से भी युगल समाधिकरण। सनौली, ये पहली बार पूछा गया था, मानव समाधान, ये नई खोज है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौद तहसील। 125 मानव समाधान, ये अलग जानकारी है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस हड़प्पन स्थल से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मांडी पूछ लिया गया है। पिछले 20-25 साल में ये नया डेवलपमेंट है। मांडी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव है, जहां से हड़प्पा से जोड़ के देखा जा रहा है इस जगह को। क्वेश्चन नंबर 80, कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां किया गया? भारत में। सिंडन जो शब्द है वो इंडस से ही डेवलप हुआ है। मोहनजोदड़ो से हमें कपास का सूत मिला है। कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है खुदाई से। देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते थे, कुछ इस तरह के प्रमाण मिले हैं। युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, प्रमाण नहीं है हमारे पास। तो बी ऑप्शन, केवल 2, आईएएस प्री 2013 में आया हुआ प्रश्न है। दरअसल देवताओं और देवियों दोनों की पूजा करते थे, तो मोहरों पर जो अंकन है उसके आधार पर
फिर एक प्रश्न है सिंधु सभ्यता के बारे में कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। लौकिक सभ्यता अर्थात जो भौतिक समुदाय है, भौतिक शरीर है, खाओ पियो मौज करो, उसके बावजूद धार्मिक तत्व तो था लेकिन वर्चस्वशाली, उसका प्रभाव नहीं दिखाई देता। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो कौन से कथन सही हैं? दोनों ही सही हैं। किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। अधिकांश मोहरों में सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल के वृक्ष की प्रधानता है। यहां पर मोहरों के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिल रही है कि सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई थी। इसके अलावा और क्या क्या पदार्थ था? काचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद वगैरह था। ये दूसरी जानकारी मिल रही है कि अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चाकोर है, कुछ घनाकार, गोलाकार या बेलनाकार भी है। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? घोड़ा। अगर होता कि किस पशु का अंकन सर्वाधिक मिलता है तो वृषभ और एक यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी जो जानवर होता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? अवशेष शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। अब इस तरह के प्रश्न कभी कभार आ जाते हैं। घोड़े को लेकर के मतभेद है लेकिन 2-3 जगहों से घोड़े के अवशेष मिले हैं। अभी तक किसी भी स्थल से किसी ने भी दावा नहीं किया है कि शेर के अवशेष मिले हैं। तो शेर। कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को नहीं पता था? हमें इन सबके अवशेष मिले हैं। पहले था कि घोड़े का अवशेष नहीं है, लेकिन अब हमारे पास हड़प्पा, लोथल, सुरकोटदा, कुंतासी, कालीबंगा, इतनी जगहों से अवशेष मिले हैं। आईआईटी खड़गपुर की एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग 900 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। इसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ये बीपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था। और ऑरेलस्टीन ने पहले कहा था कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारण है। उनके मत की एक तरह से पुष्टि आईआईटी खड़गपुर कर रही है। सिंह युक्त देवता की कृति कहां से मिली है? कालीबंगा से। यह बहुत प्रसिद्ध कृति है। मोहनजोदड़ो से भी ऐसी एक चित्र मिला है। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? निश्चित तौर पर मिस्र की सभ्यता। कुछ प्राचीन सभ्यताएं हैं, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने को कहा जा रहा है। तो एजटेक जो है, इसमें अमेरिका, मैक्सिको से लेकर के माया सभ्यता भी, मेसो अमेरिका। तो इस तरह के प्रश्न आते नहीं हैं आमतौर पर। आप देख सकते हैं इसका उत्तर एजटेक, माया, मुइस्का और इंका। ये बहुत प्राचीन सभ्यताएं हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की सभ्यताएं हैं और दक्षिण अमेरिकन देशों में। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। ऐसा माना जाता है कि वो प्राचीन विश्व के सबसे पहले लिपि आविष्कार करता थे, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले। और क्यूनिफॉर्म लिपि, उनकी जो लिपि है उसको क्यूनिफॉर्म लिपि माना जाता है। तो आप देखिए 92 क्वेश्चंस। थोड़ा सा वीडियो भी लंबा हो गया होगा क्योंकि मैंने एक एक प्रश्न आपको बताने का प्रयास किया, उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। लेकिन इन 92 क्वेश्चंस को जब फैक्ट के तौर पर हम आपके सामने लेकर के आते हैं तो कुल कितने प्रश्न बनते हैं? और एक भी फैक्ट छोड़ा नहीं है, बल्कि जो व्याख्या में कुछ नई जानकारियां हैं उसको भी शामिल कर लिया गया है। तो भी हमारे पास कुल प्रश्नों की संख्या 54 ही होती है। हाँ, अगर हम ये देखें कि हमने कुछ प्रश्नों के पार्ट बना दिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 45 में 6-7 पॉइंट ले लिए हैं, तो ठीक है, वो एक प्रश्न के भाग हैं।
तो ये कम इसलिए हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको हटा दिए हैं। अगर बार बार पूछा जा रहा है कि बनावली किस राज्य या नदी पर है, तो हमने उसको एक बार लिख दिया है। तो इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड करिए, इसको भरिए, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लाइक डिसलाइक के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधे कमेंट कर दीजिए और जहां तक संभव होगा जवाब देने का प्रयास किया जाएगा।